हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जो है आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और इससे किस प्रकार से यानी कि दिशा का पता लगाते हैं हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किस प्रकार से लगाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो किस प्रकार से पता करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है। बायो सेवर्ट का नियम आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना, और इसको तैयार भी कर लेना है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो टॉपिक है इतना कठिन भी नहीं है जो कि तुम पर नहीं बनेगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको करना क्या है, जिस प्रकार से मैं आपको बताता जाऊं उसी प्रकार से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर के उन लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो सके। मैंने पिछले लेक्चर में कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम और एम्पियर का परपति नियम ये सारा कुछ पढ़ा दिए हैं। आप जाकर के देख लीजिए, सारे के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जाकर के पहले उनको भी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको हम यहाँ पढ़ने वाले। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं बायो सावर्ट नियम। देखिए बायो सावर्ट जो नियम जो होता है, बायो सावर्ट लॉ जो होता है वो होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। वैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बायो सावर्ट नियम, किसी किसी बुक में बायो सावर्ट नियम लिखा होता है, यानी तो क्या कहीं कहीं पर ता लगा होता है, ठीक है। तो बायो सावर्ट नियम होता क्या है उसको हम जानेंगे, ठीक। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेड। कौन थे? ऑस्टेड। ऑस्टेड ने यह बताया था कि जब हम किसी चालक में कोई चालक तार तो जानते हो ना, आपके घर में जो वायर होते हैं यानी कि जिससे आप एलईडी लाइट वगैरह जलाते हैं या कोई भी उपकरण यंत्र वगैरह चलाते हैं बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है नहीं, तो वही वायर की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा, ये किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था, ठीक। ऑस्टेड ने बताया था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से होता क्या है कि उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने बताया था, इन्होंने अपने प्रैक्टिकल से बताया कि इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, परंतु इन्होंने इसका व्यंजक नहीं दिया, सूत्र नहीं दिया, कितना चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो और ना ही इन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। जब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ही पता नहीं है तो उसका हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो इसी नियम को किसने ले लिया था? बायो सावर्ट। ये दो जने हैं, एक जना नहीं है, ये दो जने हैं। कितने हैं? दो जने, ठीक है नहीं। तो बायो और सावर्ट ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? ऑस्टेड के नियम को लिया। ऑस्टेड के नियम को लेकर के इन्होंने क्या किया? अपना एक नियम दे दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। उसको इन्होंने नाम दिया बायो सावर्ट नियम। उसको क्या कहते हैं? बायो सावर्ट नियम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नियम कहता क्या है। पहले देखिए, नियम तो बाद में हम पढ़ेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र, परंतु बायो सावर्ट ने क्या किया है उसको देखिए। तो ऑस्टेड के नियमानुसार, हम तो ये तो जानते ही हैं कि ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उनके नियमानुसार हम देखें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड ने बताया था। इस चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने अपना एक नियम दिया जिसे बायो सावर्ट नियम से जाना जाता है। जिसे किससे जानते हैं? बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। क्लियर? ये इतना क्या था, इन्होंने अपने जो नियम दिया उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसका समझ लीजिए। अब देखिए नियम कहता क्या है। इन्होंने, बायो सावर्ट ने इस नियम को जब दिया तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि जो यहां पर देखिए तार लिया है, अब देखिए एक इतने बड़े तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बायो सावर्ट ने क्या किया था? छोटा सा अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश तार का, यानी छोटा, बहुत छोटा सा अल्पांश लिया, यानी कि उसकी लंबाई डीएल थी। कितनी थी? डीएल। अगर मान लीजिए पूरा तार एल लंबाई का, छोटा कितना हो जाएगा? डीएल। तो छोटा सा इसमें क्या लिया? अल्पांश लिया। अब इस अल्पांश से कुछ दूरी पर उन्होंने एक बिंदु लिया
और उस बिंदु पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया। अब आप समझिए, जब छोटा तार है तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं बी से, तो इसलिए यहाँ पर हम डीबी लेंगे। और ये बिंदु पी लिया आर दूरी पर। अब ये कितने कोण पर है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा कोण पर है, 90 पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने मान लिया कि थीटा कोण पर हमने 8 दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इस अल्पांश के कारण इन्होंने पहले चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था। क्या किया था? चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था, केवल एक छोटे से अल्पांश के कारण। ठीक है, जब अल्पांश का निकल आएगा फिर उसका समाकलन कर दो, पूरे का तार का निकल आएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी चालक की अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण, यानी अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण, यानी कि धारा जब प्रवाहित हो रही है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है, इन्होंने बताया था। क्या बताया? सबसे पहला इन्होंने ये बताया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र आप लिखेंगे यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीवी, चुंबकीय क्षेत्र डीवी चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। पहली कंडीशन इन्होंने बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र जो डीवी आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी इस धारा के समानुपाती होता है जो तार के अंदर बह रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है तार के अंदर, ठीक है। तो इस अल्पांश के अंदर भी कितनी धारा होगी? आई धारा होगी। धारा जितनी अधिक होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। धारा बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो इसके मतलब समानुपाती होता है। तो यानी इन्होंने बताया था कि जो डीबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। पहला ये बताया था, तो इन्होंने इसको पहला समीकरण मान लिया। चलिए दूसरा इन्होंने बताया, कौन सी बात समझिए, क्या लिखी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा ये बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो होता है, डीबी चालक के अल्पांश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने दूसरी बात यह बताई कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश के भी समानुपाती होता है। अल्पांश जितना बड़ा आप लोगे, तार जितना बड़ा लोगे, तो धारा के कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा मिलेगा ना, मिलेगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो डीबी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डीएल की। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको समीकरण सेकंड मान लिया। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? तो इन्होंने दूसरी बात तो ये बताई कि जैसे अल्पांश को अगर हम बड़ा करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई तार बड़ा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं। जैसे धारा के कारण धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, पहली बात तो ये थी कि जब हमने धारा बढ़ाई, धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ये इनकी पहली बात थी कि जब किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र आपका निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है तो धारा बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये समानुपाती में होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो होता है चालक के अल्पांश डीएल के समानुपाती होता है। किसके? डीएल के समानुपाती। यानी जो चालक का जो अल्पांश छोटा सा लिया है, इस छोटे से अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आप निकालेंगे, परंतु अगर यही अल्पांश बड़ा होगा तो ज्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो इन्होंने दूसरी बात ये बताई थी। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात भी आप यहां पर लिखेंगे। तीसरी बात लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी, क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा अल्पांश 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 डीएल,
चुंबकीय क्षेत्र dv तथा अल्पांश dl के बीच बने कोण की साइन ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसके भी क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच में जो कोण बन रहा है उसके भी समानुपाती होता है। यानी कि ये तीसरी बात थी। यानी कि डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। तो कोण कितना है आपका, थीटा। इसका मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। इसको इन्होंने थर्ड समीकरण माना था, ठीक है। नहीं कि कौन सा समीकरण है, थर्ड समीकरण। चौथा समीकरण क्या था, तो चलिए मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, उसके बाद यहां पर लिखते हैं। चौथा ये था, देखिए चौथा क्या था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम यहां पर निकाल रहे हैं बिंदु P पर, ये कितनी दूरी पर है, R पर है। तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए यही चौथी बात हम यहाँ पे लिखेंगे। केवल ये चार ही बातें हैं जिस पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निर्भर करता है, ठीक है। और इसी के संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया था और इसका एक सूत्र भी दिया था, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे से इसको साफ कर देता हूं। चलिए अब हम यहाँ पर चौथी बात को यहाँ पर देखते हैं। चौथा इन्होंने क्या बताया था, चौथा बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र dV जो है आपका, dV चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र dV जो है अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है dV चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती का चिन्ह लगाइए यहाँ पर 1/r², ठीक है नी। इस प्रकार से होगा। यानी कि ये चौथा समीकरण इन्होंने लिया। अब देखिए ये चार समीकरण आपके यहाँ पर निकल के आए हैं। इन चारों समीकरणों को इन्होंने सम्मिलित किया तो इन्होंने अपना एक सूत्र दे दिया। तो आप क्या करेंगे, यहां पर समीकरण आप लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ, ठीक है नी, को सम्मिलित करने पर अब सम्मिलित करेंगे तो आप खुद देखिए, यहां पर भी dV, यहां पे भी dV, यहां पे भी dV। जब इन चारों समीकरणों को सम्मिलित करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां निकल के आएगा dV प्रोपोर्शनल। आप देखिए यहां पे भी सबलंग क्या है, dV। तो इस प्रकार से यहां पे भी dV है तो dV लेंगे। ऊपर वाला ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे वाला नीचे ऐड होगा। देखिए सब ऊपर वाला है, ये समानुपाती वाला है, ये भी समानुपाती का है, ये भी समानुपाती का, परंतु ये व्युत्क्रमानुपाती का है तो ये नीचे आएगा केवल। तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा I, पहला I, फिर dl, फिर साइन थीटा, फिर क्या आएगा साइन थीटा, और बट्टे में क्या आएगा आपका r², बट्टे में r² आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपका यहाँ पर बन गया। ये इन सभी को सम्मिलित किया तो इतना आपका बन करके निकल के आएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटेगा, क्या हटेगा, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नीचे वाले को साफ कर देते हैं। जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा dB बराबर, यहां पर एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं k, ठीक है नी, और IDL साइन थीटा, और बट्टे में कितना आ जाएगा r²। अब देखिए k का मान जो होता है ना, यहां पर यहां जो k का मान होता है, यहां k का जो मान होता है वो होता है μ0
अपॉन म्यू है, ये एच नहीं है, ठीक है नहीं, ये वाला डंडा थोड़ा सा नीचे बड़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये होता है, ये होता है इसका मान। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 7, क्या होती है 10 की पावर 7, यानी कि 10 की पावर 7 यानी कि माइनस का होता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसी का जो मात्रक लगाते हैं वो निकल के आता है, यहाँ पर होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है नहीं। अब इस वैल्यू को यानी कि ये वाला मान, केवल इतना मान देखिए, ये तो हम लगाएंगे जब न्यूमेरिकल करते हैं तब, तो इस वैल्यू को यहां पर जब रखेंगे तो ये डीवी बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा आपका म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, ठीक है नहीं, और यहां हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहां पर फॉर्मूला करके आता है चुंबकीय क्षेत्र का, क्या निकल के आया, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपका ये निकल करके आता है। इस फॉर्मूले को कहते हैं वायो-सेवर्ट का नियम का व्यंजक, ठीक है नहीं, वायो-सेवर्ट नियम का ये व्यंजक है, सूत्र है। इन्होंने ही बताया था कि यानी कि कितना चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक तार के कारण किस बिंदु पर होता है, ठीक है। इनके अनुप्रयोग भी हैं, और अगर तुमको अनुप्रयोग देखने हैं जाके दे सकते हैं, सारे के सारे अनुप्रयोग इनके पड़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये छोटे से के निकल के आया है। अगर आप इसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे तो पूरा निकल आएगा, ठीक है नहीं। अगर आप इसका समाधान करते हो यानी कि, तो ये बी बराबर भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये म्यू नॉट तो बाहर रहेगा, बट्टे में 4 पाई नीचे, और यहां से आप इसका समाधान करेंगे, ठीक है नहीं। तो एक काम करिए, आई का समाधान होगा नहीं, इसे बाहर निकाल लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और इतना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे तार के निकालते हैं, तो यहाँ पर डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, इसका जब तो आप समाधान करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही क्या निकल आएगा, संपूर्ण तार के लिए निकल के आएगा। किसके निकल आया, पूरे तार के लिए निकल आएगा। क्लियर। तो ये होता है आपका वायो-सेवर्ट का नियम हुआ ये वाला तुम्हारा, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से निकाली जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखें, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, यहाँ पर धारा कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ धारा है, तो धारा ऊपर तो अंगूठा कर दीजिए, हम आप इस हाथ का प्रयोग करेंगे यानी सीधे हाथ का, तो अंगूठा कर देंगे धारा की दिशा में और उंगलियों को घुमाएंगे। उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी धारा के साथ, देखिए अंगूठा धारा में होना चाहिए, उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी वो होगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की ओर, इसका मतलब क्रॉस लेंगे यहाँ पर, यानी कि बोर्ड के लंबवत होगी परंतु अंदर की ओर होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर देखें, इस पॉइंट पर अगर ये बिंदु P होता, इस बिंदु पर मतलब यहां पर होता, तो ये बिंदु P मान लीजिए P डैश मान लीजिए, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता, तो अंगूठा कर दिए धारा की दिशा में, उंगलियां घुमाइए, तो आप देखिए बिंदु P इधर है, तो उंगलियां बिंदु P की तरफ होनी चाहिए, तो अंगूठा जब उंगलियों को घुमाएंगे तो उंगलियां बाहर की तरफ घूम रही है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डॉट, यानी कि बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो DB वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्लियर, यही है। इसी प्रकार से हम दिशा ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं, सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वायो-सावर्त नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। क्लियर, तो इसको तैयार कर लेना, और दूसरा इस डेरिवेशन को आपको समझ लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये म्यू नॉट क्या होता है, ये म्यू नॉट जो होता है इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकीयशीलता, ठीक है, चुंबकीयशीलता, ठीक। क्लियर। और इसका जो वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया है, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्लियर, ये होता है। आर क्या है, ये अल्पांश से दूरी होती है, डीएल क्या है, अल्पांश होता है यानी तार की लंबाई होती है, साइन थीटा आप जानते हैं कोण होता है, और बी क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो सब तुम जानते ही हो। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं फैराडे के प्रेरण संबंधित नियम, ठीक है नहीं। फैराडे एक वैज्ञानिक है, माइकल फैराडे इनका नाम है पूरा, ठीक है नहीं। फैराडे के प्रेरण संबंधित नियम, अब आपको समझना होगा प्रेरण की घटना क्या होती है, इसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि चुंबक के कारण धारा प्रवाहित हो जाए। देखिए फैराडे के अंदर ये दिमाग में कहां से आया था, जब ऑस्टिन ने ये बता दिया था कि जब धारा क्या है, चुंबक है, धारा क्या है, चुंबक है,
तो उन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे ने यही दिमाग लगाया कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। इसी को बोला गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। ठीक है नहीं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी कि विद्युत चुंबकीय अगर पेड़ को समझना है तो समझिए, देखिए जो जो पहला नियम होता है ना फैराडे का, बस वही है विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई भी कुंडली है, क्या है? कोई भी कुंडली। अब आप समझेंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है आपकी, ये आपकी क्या है? ये कुंडली। क्लियर? ये है आपकी कुंडली। क्लियर? ये इस कुंडली है और यहाँ पर इस प्रकार से आपने इसको जोड़ रखा है और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अब ये क्यों लगाया? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा को मापता है। हम गैल्वेनोमीटर को क्यों प्रयोग में लेते हैं? आमीटर क्यों नहीं लेते हैं? आमीटर जो होता है वो अधिक धारा मापने का काम करता है और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटी से छोटी धारा को माप देता है। अगर तनिक सा भी इसमें विक्षेप देखने के लिए मिलेगा वो भी हम इसमें नाप सकते हैं। इसलिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटी धारा को मापने का काम आता है और जो आमीटर होता है वो बड़ी धारा को मापता है। ठीक है? तो देखिए ये कुंडली है आपकी, क्या है? एक कुंडली। अब ये कुंडली इस प्रकार से बनाई है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई चुंबक लेता हूं, क्या लेता हूं? एक चुंबक। अब उन्होंने क्या देखा था वो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चुंबक का एक ही सिरा दिखाऊंगा आपको। तो ये मान लीजिए एन सिरा है। क्या है ये? एन सिरा। अब मैं इस चुंबक को जब मैं गति कराता हूं, क्या कराता हूं? गति आगे की तरफ गति करवाऊंगा। गति जब मोशन करेगा तो क्या होगा? जब गति करेगा तो आपको इतना तो पता है, एक चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो ये बल रेखाएं इससे गुजरेंगी। क्या होगी? बल रेखाएं जो हैं वही इससे गुजरेंगी, इस प्रकार से। ठीक है नहीं? बल रेखाएं जो हैं इससे गुजरेंगी, ऐसे करके यहां से बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे। ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं जो बता रहा हूं, जो समझिए, ध्यान से समझिए। ये बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी। क्लियर? ये बल रेखाएं क्या होंगी? इसमें से गुजरेंगी। तो आपको पता है, कितना तो आप जानते ही हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स कहता है यानी कि किसी लूप से, या हम कह सकते हैं किसी पृष्ठ से बल रेखाओं का गुजरना। बल रेखाएं जब गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं फ्लक्स। तो आप देखिए, जब ये बल रेखाएं इसमें गुजरती हैं तो क्या होता है? जैसे इस चुंबक को पास लाया जाता है, ऐसे पास लाते जाएं तो बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी ना। अभी देखिए इसमें कितनी रेखाएं? 1 2 3 रेखाएं, और पास लाएंगे तो और भी जो बल रेखाएं इसके अंदर आएंगी। ठीक है नहीं? तो उससे क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी बल रेखाएं बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा। ठीक है नहीं? फ्लक्स तो आप जानते ही हो ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं चुंबकीय फ्लक्स वगैरह, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के जाइए, प्लेलिस्ट पर, और वहां से सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है नहीं? तो जैसे ही बल रेखा इसमें से गुजरती हैं तो क्या होता है? फ्लक्स रेखाएं में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी बल रेखाएं बदलती हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है? अब जब परिवर्तन होगा, जब ये गति करता है तो इसमें क्या होता है? एक विक्षेप देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसमें धारा देखने के लिए मिलती है, और इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि आप खुद देखिए, इससे क्या हुआ है? प्रेरित हुआ है। ये कुंडली जो है इससे प्रेरित हो चुकी है, इस कारण से इसमें एक धारा उत्पन्न हुई, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी, ऐसे करके। क्लियर? ऐसे करके किसी डायरेक्शन होगी, ऐसे, इस प्रकार से। क्लियर? तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये सदैव इसका विरोध करती है, यानी कि जो बल रेखा आ रही है इसका विरोध करेगी। ठीक है नहीं? जो धारा इसको उत्पन्न होती है इसे बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रेरित धारा बोलते हैं। और जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, यहाँ पर जो विभव होगा उसे बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है? तो प्रेरण की घटना समझ में आई? क्या कहती है प्रेरण? प्रेरण ये कहता है जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है। सापेक्ष गति का मतलब होता है इनमें जब हम एक को गति कराएं इसके सापेक्ष। ठीक है नहीं? तो सापेक्ष जब गति कराई जाती है तो कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं जब गुजरती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे फ्लक्स रेखाएं भी बदलती हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नहीं? इस घटना को ही हम
चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बस यही है इसका पहला नियम फैराडे का। ये फैराडे ने बताया था। ये किसने बताया था? फैराडे ने। फैराडे के प्रयोग अगर आपको देखने हैं तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फैराडे ने इसको बताया था। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो अब इसी के संबंध में फैराडे ने अपने दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम। पहला नियम यहाँ पे हम समझेंगे, कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया है, बस वही है पहला नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है? जब कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे जैसे इसको पास लाएंगे तो परिवर्तन होगा, ठीक है नहीं, जिससे कुंडली का फ्लक्स बदलता है, जिससे प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है नहीं, जिससे प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि ये परिवर्तन लगातार बना रहे, तभी क्या होता है, ये धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है नहीं। और अगर इसको रोक दिया जाए तो यहाँ बल रेखाएं जो है परिवर्तन होना रुक जाएगा, जिस कारण से यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा और ना ही इसके अंदर प्रेरण की घटना होगी जिससे धारा उत्पन्न हो, ठीक है। तो यही है पहला नियम, मैंने बताया था इस सिंपल तरीका से। जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि प्रेरण की घटना के कारण, जिससे प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि प्रेरण की घटना के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है नहीं, जिस कारण से क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रेरित धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी कह सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए मैं एक बार और पढ़ के आपको सुना देता हूं कि जब कुंडली तथा चुंबक की मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो, जिससे कुंडली का फ्लक्स बदलता है। यानी कि ये जो कुंडली है इसका क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा, जिससे प्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। यह है आपका फर्स्ट नियम, यानी कि प्रथम नियम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम क्या है। अब हम बात करते हैं सेकंड नियम की। ये तो था पहला नियम और सेकंड नियम की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड नियम यहाँ पर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं द्वितीय नियम की, यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा नियम कहता है, यानी किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इस चुंबक के कारण इस कुंडली में, जैसे हम इसको गति करा रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से इसमें क्या हो रहा है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है नहीं, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए आप खुद समझिए, यदि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए चुंबक को मैं धीरे धीरे ले जाऊं तो इसका मतलब समय ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर धारा धीरे धीरे यानी कम है, फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है परंतु समय ज्यादा लग रहा है। अगर यही फ्लक्स में परिवर्तन तीव्रता से यानी इतनी तीव्रता से हो कि एकदम बल रेखाएं बढ़े यानी समय कम लगेगा, तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो, समय कम लगे फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो धारा मिलेगी वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी? ज्यादा देखने के लिए। इसलिए यहां पर कहा गया है परिवर्तन की दर के समानुपाती, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो
फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी कितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो उसी के अनुसार ही क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर? तो वही कह रहा है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये आपका दूसरा नियम कहता है। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है किसके, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, यानी हम समय कह सकते हैं समय, ठीक है नी, यानी कि जो समय में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल हम ई से दिखाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन वाला ई नहीं समझना है, इसे ई यानी कि विद्युत वाहक बल वाला, और प्रोपोर्शनल आपका फ्लक्स में परिवर्तन को दिखाते हैं हम डी फाई से दिखाइए या आप डेल फाई से दिखाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेल फाई अपॉन क्या होता है, डी टी, ठीक है नी, यानी समय में परिवर्तन यहां पे कर सकते हैं, समय में परिवर्तन, ठीक है नी, समय में परिवर्तन, तो डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर मैं यहां से साइन को हटाऊं तो यहां पर क्या होता है, एक नियतांक आ जाता है, क्या आता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। यहां से क्या आएगा, एक नियतांक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे हम के मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, और के हम मान लेते हैं कि यानी कि वायु माध्यम यहाँ पर है, परावर्तक माध्यम 1 मान के चलते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए के आ गया, क्या आ गया, ये डी फाई अपॉन डी टी, ऐसे तो आएगा। अब के का मान लेते हैं 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका डी फाई अपॉन में डी टी, इस प्रकार से। क्लियर? अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो मान आता है, ये यहाँ पर एक साइन आता है जिसे हम कहते हैं माइनस का साइन, क्या बोलते हैं, माइनस का साइन। तो ये माइनस के साइन के यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर चिन्ह आता है माइनस का। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा फ्लक्स पर, नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन नेगेटिव का मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनस इसलिए आया है कि क्योंकि ये धारा जो है वो विपरीत डायरेक्शन में बहती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है। डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस का चिन्ह, ना कि नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है नहीं, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए इसमें फेरे एन फेरे हो तो एन फेरे के लिए अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक क्या हो जाएगा, एन फेरों के लिए, किसके लिए, एन फेरों के लिए, आप लिख सकते हैं एन फेरों के लिए, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का एन डी फाई अपॉन में डी टी, इस प्रकार से हो जाएगा अगर कुंडली के अंदर एन फेरे हो तो, ठीक है नहीं, क्योंकि भाई जितने फेरे होंगे उतना फ्लक्स आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है नहीं, इसलिए। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, E बराबर होता है माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। माइनस तो इसलिए आया है क्योंकि वहां पर धारा की डायरेक्शन विपरीत होती है, जो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। ये लेंज के नियम से आता है। अगर आपने लेंज का नियम नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं लेंज का नियम, ठीक है नहीं। और उस लेंज के नियम के आधार पर ही ये माइनस का चिन्ह आता है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वो आता भी है आपका 3 नंबर में देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या है, समानुपाती। अगर फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए समय बढ़ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल घट जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है अगर घटेगी तो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी घट जाएगा। क्लियर? इतना आपको ध्यान में रखना है। समय जितना कम लगेगा और फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, उस मतलब कम समय में ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा मिलेगा। क्लियर? यही दूसरा नियम है, क्या कहता है, एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूं। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर की, यानी समय की, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है नहीं, इस प्रकार से निकल के आता है। ये के आप लगाइए या मन लगाइए, नहीं तो इसका मान तो बन ही होता है, ठीक है नहीं, यानी कि बन रख देंगे। और ये माइनस चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर लेंज का नियम लग जाता है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए आया है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अच्छा, इसका अगर हम बात करें मात्रक वगैरह की बात करें तो मात्रक क्या होगा, आप जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका मात्रक वोल्ट ही होगा। क्या होगा, वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों नियम मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेंज का नियम आपको देखना है तो जाकर के वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो ई है इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो एन है वो फेरों की संख्या है, और जो फाई है वो फ्लक्स में परिवर्तन है। ठीक है नी, और यहाँ पर जो टी है वो समय है। क्लियर, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला होता है, इसी से संबंधित आपका न्यूमेरिकल दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ के नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन कौन थे? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक। ठीक है नी, आइंस्टीन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित अपना एक नियम दिया था। यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की ये व्याख्या करके इन्होंने दिखाई थी, और इन्होंने उसके संबंध में एक अपना समीकरण भी दिया था। ठीक है नी, किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ये 1905 की बात है, यानी 1905 में इस समीकरण को आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखिए, मैंने वैसे तो इसका वीडियो बना दिया है, जितने भी डेफिनेशन है उसमें मैंने इसको समझाया भी है। यानी कि जितने भी डेफिनेशन मैंने कराए हैं, 40 डेफिनेशन है पूरी किताब, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके मैंने 40 डेफिनेशन आपको करवाई है। केवल उतनी ही डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, एक भी डेफिनेशन आपकी कटेगी नहीं यदि बोर्ड एग्जाम में आएगी तो। ठीक है, तो उसमें से मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो डेफिनेशन लिया था वो भी मैंने वहां पर बताया था। कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्ति क्या होती है, सब कुछ बताया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देता हूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। ठीक है, समझिए। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक धातु की प्लेट। तो समझिए, हम थोड़ा सा, ये हमने एक यहाँ पर क्या ले ली, एक धातु की प्लेट ली है। ठीक है, क्या ली है? एक धातु की प्लेट है। ठीक, क्या है? धातु की प्लेट, धातु प्लेट। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपको कि एक हमने धातु की प्लेट ली है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को यहां समझ रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, आप जानते ही हैं कि प्रकाश जो होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जब इस प्लेट पर डाली जाती हैं, जब इस प्लेट पर डाली जाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, क्या करते हैं हम, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को यहाँ पर डाला जाता है इस धातु की सतह पर, तो क्या होता है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलते हैं? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलते हैं जब ये आवरण, ये जो प्रकाश यहाँ पर डाला जा रहा है, इस प्रकाश की जो आवृत्ति हो वो दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दहली आवृत्ति के बराबर। यानी अगर दहली आवृत्ति का जब प्रकाश इस धातु की सतह पर डालेंगे तभी इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या डाला, एक दहली आवृत्ति का प्रकाश, या हम कह सकते हैं दहली आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें यहाँ पर हमने इस धातु की सतह पर आपतित कराई, तो क्या होगा, इस धातु की सतह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, बाहर की तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। जैसे ही हम इस पर, इस धातु की सतह पर दहली आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, या हम कह सकते हैं दहली आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना यही कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ये तरंगे यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जब इस पर पड़ेंगी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह से बाहर आएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है नी, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव कई प्रकार से हो सकता है। ये ताप के द्वारा भी हो सकता है, और विद्युत धारा के द्वारा भी हो सकता है, और आपका प्रकाश के द्वारा भी हो सकता है, जैसे अभी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था।
क्या दिया था, समीकरण। वो किससे संबंधित था, एनर्जी से संबंधित था, यानी एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एनर्जी लग रही है, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही हमने दहली आवृत्ति का प्रकाश डाला और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके गति करके बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। होता यह है, जब हम दहली आवृत्ति का प्रकाश इस पर डालते हैं तो दहली आवृत्ति का प्रकाश केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, सतह पर लाकर रखता है, ठीक है नहीं। परंतु सतह से अगर हमें बाहर फेंकना है इलेक्ट्रॉनों को तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही समझना है। तो देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक। प्लांक ने अपना एक क्वांटम सिद्धांत दिया था, प्लांक का क्वांटम थ्योरी, यानी प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो थी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो प्रकाश आप देख रहे हो, ये प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहिए या फोटोन कहिए, ठीक है नहीं, क्वांटा कहिए या फोटोन कहिए, ठीक है नहीं, और या इनको बंडल भी कहिए, कुछ भी कहिए, इनका एक ही नाम है। आप चाहे फोटोन कहो या चाहे क्वांटा कहिए, चाहे आप पैकेट यानी कि बंडल कहिए, ठीक है। तो जो प्रकाश जो आता है, सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हो, वो क्या है, वो पैकेटों के रूप में चलता है। छोटे 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 पैकेट्स होते हैं, उन पैकेटों को, जो पैकेट्स होते हैं, वो जो पैकेट्स क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन, ठीक है नहीं। और इन फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो बंडल्स होते हैं, उन बंडल की जो ऊर्जा होती है एक पैकेट की, वो क्या होती है, वो ऊर्जा होती है आपकी ये वाली। आप यहां पर देख लीजिए, मैं लिख दिया यहां पर E बराबर एच न्यू। ये न्यू होता है, क्या होता है, न्यू यानी आवृत्ति, न्यू यानी कि आवृत्ति। तो E बराबर एच न्यू जो होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। मैंने क्या बताया, प्लांक थ्योरी कहती है, क्या कहती है, प्लांक थ्योरी ये कहती है कि जो प्रकाश जो है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे पैकेट्सों के रूप में गति करता है, चलता है, ठीक है नहीं। इन छोटे छोटे पैकेटों को हम क्वांटा या फोटोन या बंडल कहते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। जिनकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू, ठीक है। अब यहां पर जो हम प्रकाश डाल रहे हैं तो इसमें भी तो क्या होंगे, फोटोन होंगे। तो जो फोटोन की एनर्जी यहां पर लगाई जा रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वो होती है कार्यफलन, यानी वो क्या होता है, कार्यफलन। जो एनर्जी यहां पर काम में आ रही है उसे कहते हैं कार्यफलन की एनर्जी, यानी कार्यफलन। अरे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो उसे हम ऊर्जा कह देंगे तो गलत बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो यानी कि एनर्जी जो यहां पर प्रयोग की जा रही है उसे बोलते हैं कार्यफलन। कुछ ऊर्जा कार्यफलन में खर्च होती है इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने में, और कुछ बची हुई जो शेष ऊर्जा है फोटोन की, वो किस में खर्च हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, ठीक, यानी कि गति प्रदान करने में, यानी कि गतिज ऊर्जा देने में। बस ये इतना ही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बस आपको अब ऐसा का ऐसा ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए सबसे पहले आप समझते हैं, क्या ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहता क्या है, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते थोड़ा सा। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैंने बताया था अभी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और इन्होंने अपना एक समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और इस सिद्धांत के आधार पर अपना एक समीकरण दिया जिसे प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा गया, ठीक है नहीं, क्या कहा गया, प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होती है, एच न्यू। एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो आपको जो H दिखाई दे रहा है, ये H क्या है, प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, H जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो H है, मैं यहां लिख देता हूं कि जो H जो है, H ये क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है नहीं, नियतांक होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है H की, वो होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तब वहां पर प्रयोग में ली जाती है। क्लियर। तो E बराबर एच न्यू,
ये फोटोन की ऊर्जा है। जो प्रकाश चल रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, इसमें छोटे 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 पैकेट हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, ई बराबर एच न्यू। अब देखिए आइंस्टीन ने बताया था कि जो एनर्जी ये वाली है फोटोन की एनर्जी, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, खर्च होती है। पर ये दो जगह एनर्जी खर्च होती है। कहां कहां होती है, पहला तो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। बस ये दो जगह क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो यहां पर लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एच न्यू दो कार्यों में खर्च होती है। कितने कार्यों में, दो कार्यों में। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य लिखिए, पहला कार्य ये है, पहला अगर पहले कार्य लिखेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से, धातु की सतह, धातु की सतह से बाहर, बाहर निकालने में खर्च ऊर्जा, खर्च ऊर्जा, खर्च ऊर्जा, अथवा हम कह सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में खर्च ऊर्जा, अथवा अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कार्यफलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में खर्च ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खर्च ऊर्जा। क्लियर। अब कार्यफलन के रूप में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, कार्यफलन को किससे दिखाते हैं, यही ऊर्जा, इसमें से कुछ ऊर्जा जो है कार्यफलन के रूप में खर्च हो रही है, इसे हम कहते हैं फाई से दिखाते हैं। फाई बराबर एच न्यू। अब एच न्यू क्यों कह रहे हैं यहाँ पर हम, एच न्यू नॉट है देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वो आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है नी, तो इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। तो फाई बराबर एच न्यू। इसी को आप चाहे डब्ल्यू से दिखाइए, कहीं कहीं पर आपको डब्ल्यू से भी दिखाया जाता है, इस प्रकार से डब्ल्यू नॉट से, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो पहला तो यहां खर्च हो गई। दूसरी ऊर्जा कहां खर्च होती है, बची हुई जो शेष ऊर्जा है वो ऊर्जा कहां चली जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है। कहां हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में। ये तब है, संभव है, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी से टक्कर ना करे। ठीक है नी, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर ना करे, उस कंडीशन में जो शेष ऊर्जा जो होती है वो कहां निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कर देती है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है उस स्थिति में। ठीक है, तो चलिए दूसरा यहां पर लिखेंगे। तो दूसरा यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धातु, देखिए जो इलेक्ट्रॉन अब धातु की सतह पर बाहर आ गया है, अब इसको जो बची हुई ऊर्जा क्या करेगी, गति प्रदान कर देगी, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में इसको खर्च हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे धातु की, धातु की सतह, धातु की सतह से बाहर आए, बाहर आए इलेक्ट्रॉन को, को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में शेष ऊर्जा खर्च हो जाती है, शेष ऊर्जा खर्च हो हो जाती है। ठीक है, खर्च हो जाती है। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे। ठीक है नी, ये कब होता है, क्वेश्चन में लिख लेंगे, जबकि, जबकि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे, किसी से टक्कर ना
करे। क्लियर? उस कंडीशन में जो ऊर्जा जो बची है वो शेष ऊर्जा किसको मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के इसे मैक्सिमम एनर्जी बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ 1/2 यानी हाफ एम बी, उसके बोलते हैं एम बी स्क्वायर, और ये भी मैक्सिमम। क्लियर? इस प्रकार से तो शेष ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा नीचे। काइनेटिक एनर्जी में शेष ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, यानी कि जो ऊर्जा बची हुई थी फोटोन की, वो ऊर्जा कहां खर्च हो गई? इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। क्लियर? ये तभी है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कब मिलेगी? तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे, नहीं तो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर नहीं करेगा उसी कंडीशन में मैक्सिमम ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि जो वेग है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दो जगह क्या हो रही है? एनर्जी खर्च हो रही है। कहां हो रही है? इन दो जगह एनर्जी खर्च हो रही है। कौन सी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है। तो चलिए अब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं इसको हम। अब देखिए ये जो एनर्जी थी दो जगह खर्च हुई, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है वो दो जगह खर्च हुई है। पहली कार्यफलन में, ठीक है नहीं, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? मैक्सिमम जो एनर्जी खर्च हुई वो काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप यहां से देखिए कि जो कार्यफलन कितना है? एच न्यू नॉट, और ई कितना है? एच न्यू। तो आप इसे लिखोगे एच न्यू बराबर, ये वी नहीं है, न्यू है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे कर घुमा देते हैं इसको। ठीक है, तो एच न्यू, और ये क्या है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो कितनी है? वो है आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर? इस प्रकार से अब एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? मैं इसको इधर रख लेता हूं, तो 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर? बराबर इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, या देखिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो एच न्यू माइनस की एच न्यू नॉट। क्लियर? अब आप यहां से देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आप यहां से अगर देखें तो किस प्रकार से होगा, आप देखिए यहां पर हो जाएगा, ये आगे की तरफ करते हैं इसको, तो 1/2 यहां से देखिए, ये इस प्रकार से हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर जो होगा वो किसका होगा? यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा न्यू माइनस के न्यू नॉट। क्लियर? अब देखिए ये इतना हो जाएगा। इसी को आप ऐसे ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम वो किसके बराबर था? ये 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर? बराबर ये इसके बराबर है, यानी कि एच कोष्टक के अंदर न्यू नॉट। क्लियर? ये संबंध जो है एक और चीज के बराबर होता है, किसके? जिसे हम कहते हैं निरोधी विभव। क्लियर? निरोधी विभव, जो वी नॉट आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं निरोधी विभव। वह विभव जब हम विपरीत डायरेक्शन में जब हम विभव लगाते हैं तो धारा का मान शून्य करने के लिए, ठीक है, धारा का मान शून्य करने के लिए हम विपरीत डायरेक्शन में जब जो बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं निरोधी विभव। ठीक है, जिस पर धारा शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये जो समीकरण निकल के आया है, इसी समीकरण को बोलते हैं आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आप देख सकते हैं यही है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है ये? आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण के ये जो है मैक्सिमम एनर्जी हाफ एम वी उसके मैक्सिमम बराबर एच कोष्टक के अंदर न्यू माइनस के न्यू नॉट बराबर ई, और विरोधी योग के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको। क्लियर? तो आप साफ जहां दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, यानी आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अगर निरोधी योग बढ़ाएंगे फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ये है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है आपको बता देता हूं। ये जो है H, ये प्लांक नियतांक है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जो H है वो है प्लांक नियतांक। जो न्यू है वो है फोटोन की आवृत्ति। क्या है? फोटोन की यानी कि प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, और जो यहाँ पर न्यू नॉट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति, प्रकाश की दहली आवृत्ति। क्लियर? यहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वी नॉट जो है इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इसे बोलते हैं निरोधी विभव। वी नॉट नीचे जीरो लगा है इस प्रकार से। एम तो आप जानते ही हो, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। और वी क्या है? मैक्सिमम वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेग होता है। क्लियर? तो यही है इसके नाम जो होते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और ये है आपका आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से बताया गया है कि आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है। ये किसकी व्याख्या करता है? ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्लियर? किसकी करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत जो समीकरण होता है। ठीक है नहीं? और किस पे आधारित है ये? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक समझ में आया है और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।